आ जाओ, चलो इधर आई जीरो, बी जीरो नहीं है, ये जीरो है, ये जीरो नहीं है, आर क्या हो जाएगा फिर, v अपॉन जीरो, और v अपॉन जीरो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई। सेम इसमें कर लो, इसमें क्या जीरो है, v जीरो है, जीरो आई आर, तो आर जीरो ओवर आई, कितना निकल जाएगा ये। इसका मतलब जब सर्किट आपका ओपन होता है तो उसमें रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, इनफाइनाइट, और जब आप शॉर्ट करते हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो। आगे समझ में, चलो डेफिनेशन लिखनी है, ऐसी ही है, समझ में तो आ गया ना। अगर वैल्यू ऑफ करंट जीरो हो जाए तो आपका सर्किट कैसा है, लिख दो, आ गया समझ में। अगर वैल्यू ऑफ करंट जीरो हो जाती है और आर इनफाइनाइट हो जाता है तो मतलब आपका सर्किट ओपन सर्किट है। अगर वोल्टेज जीरो हो जाता है और रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो इसका मतलब आपका सर्किट शॉर्ट सर्किट है। नेक्स्ट डालिए किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, कितने लॉ होते हैं किरचॉफ के, कौन कौन से, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, जिसको लूप और जंक्शन लॉ बोला जाता है। ठीक है, पहला पढ़ेंगे अपन करंट लॉ, डालिए फर्स्ट। ये सारी ब्रांचेस एक पॉइंट पर मिलती हैं, जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट। कितनी करंट जा रही है, जंक्शन पे आ रही है तीन, और कितनी करंट निकल रही है, तीन। तो करंट लॉ बताता क्या है, इन सबका एल्जेब्रिक सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब समीशन आई क्या होना चाहिए, जीरो। एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट इज इक्वल्स टू जीरो, वो क्या कहलाता है आपका करंट लॉ। चलिए, आने वाली करंट जंक्शन पर पॉजिटिव और जाने वाली करंट नेगेटिव। चलो पॉजिटिव लो कौन कौन सी, I1, I2, I3, जाने वाली करंट -I4, -I5 और -I6। टोटल कितना होगा एल्जेब्रिक सम, जीरो। इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3, I4, I5, I6। इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का, जो चार्ज है वो कंजर्व रहते हैं। चार्ज कंजर्व क्यों रहते हैं, क्योंकि जितनी करंट आती है उतनी करंट निकल जाती है, तो चार्ज क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। कहां पर कंजर्व रहेंगे, जंक्शन पर, जंक्शन पर चार्ज कंजर्व रहते हैं, इसलिए ये लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर डिपेंड होता है। आ गया समझ में, लिखिए करंट लॉ में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the algebraic sum of total current is equal to zero. The algebraic sum of total current is equal to zero. The current which comes to the junction point, the current which comes to the junction point is taken as positive, whereas the current which goes away from the junction point, whereas the current which
which goes away from the junction point is taken as negative. Which goes away from the junction point is taken as negative. It follow the law of conservation of charges. It follow the law of conservation of charges at junction point. At junction point. इसे बनाओ, इसे लिख लो. हो गया? नेक्स्ट डालिए वोल्टेज लॉ. देखो अब जरा वोल्टेज लॉ. इधर आ जाओ. ये कोई वायर है, इसमें रेजिस्टेंस लग रहा है. मुझे वोल्टेज नापना है. तो इस वायर पर वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा? पोटेंशियल ड्रॉप आई आर, क्योंकि ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर होता है. इस पर चेक करना है, करंट ऐसे जा रहा है. अब मुझे इस पे पोटेंशियल देखना है. इस पे पोटेंशियल कितना होगा, किस में एंटर करेगा, तो कितना होगा ईएमएफ ऑफ द सेल ई. अब आ जाओ दोबारा दूसरा. अब करंट ऐसे आ रहा है तो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, सेम. माइनस क्यों आएगा, बैटरी तो ही ना लग रही है, आई आ रही रहेगा. मुझे क्या पता बैटरी कैसे लगी हुई है, अभी तो मैंने सिंपल बता रही हूँ. नहीं डायरेक्शन अभी देखो ना, अभी रुक जाओ तो सब डायरेक्शन आएगी, प्लस माइनस ई. अब इसमें कैसे आया है, ऐसे आया, तो मतलब करंट कैसे आ रहा है. अब इसमें कितना होगा, माइनस ई. ईएमएफ इसमें चेक करेंगे ना, जोड़ दो दोनों को.
पहली बात तो वोल्टेज लॉ सिंगल लूप ओपन सर्किट में काम ही नहीं करता है, वो करता है आपका क्लोज सर्किट में। ये तो मैंने केवल डायरेक्शन बताने के लिए लिया है। अब मैं बना रही हूँ सर्किट, यहाँ नापेंगे, बैटरी लगा दी, प्लस माइनस आर। अब मैंने बताया था आपको जो करंट चालू करनी है वो कभी बैटरी से चालू नहीं करनी है, वो करना है टर्मिनल से। टर्मिनल कौन सा है, चालू करिए यहाँ से। आई कितनी जाएगी, इस पे ईएमएफ ई है, आई आर यूं आएगी, इसमें एंटर होगी, माइनस ई इक्वल टू ई बराबर क्या आ गया, अब इसमें उल्टा ले लीजिए। अब करंट किस कौन सी डायरेक्शन से चालू करनी है, इस टर्मिनल से। उल्टा जा रहा है, चालू करिए इधर से, आई आर एंटर किसमें होगी, इक्वल टू ई बराबर ये ईएमएफ ये है, ये इसका मतलब वोल्टेज लॉ तो आपका पहली बात तो क्लोज लूप में लगता है। दूसरा बात, जो वोल्टेज लॉ होता है वो होता क्या है, जो एल्जेब्रिक सम होता है किस किस का, पोटेंशियल ड्रॉप एट द रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम क्या किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। वो क्या कहलाता है आपका वोल्टेज। वहां पर टोटल वैल्यू ऑफ करंट जो एल्जेब्रिक सम होना चाहिए वो टोटल वैल्यू ऑफ करंट का जीरो होना चाहिए। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस पे और ईएमएफ ऑफ द सेल का एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, जीरो। वो क्या कहलाता है आपका वोल्टेज लॉ। ये हमेशा क्लोज लूप में काम करता है। और दूसरा उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस रहता है, यहाँ पर एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी करंट इसी में घूमता रहेगा, इसका मतलब एनर्जी का कहीं भी लॉस नहीं हो रहा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बनाओ इसे। हो गया, लिखो। According to this law, according to this law, the algebraic sum of EMF of the cell, EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF of the cell and potential drop across the resistance and potential drop
across the resistance is equal to 0. It follow the law of conservation of energy. It follow the law of conservation of energy. It is applicable in closed loop. It is applicable in closed loop. खत्म. नेक्स्ट डालिए. क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. जब दो चीज होती है, एक टर्मिनल वोल्टेज होता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है. दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ईएमएफ वो होता है जब आपने करंट दी है और करंट देने के बाद बैटरी चालू हो गई, तब जो वोल्टेज मिलेगा वो ईएमएफ वोल्टेज होगा. करंट दिए बिना बैटरी का जो ओरिजिनल वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज है. सर्किट में करंट नहीं जा रही है, बैटरी का वोल्टेज नाप रहे हैं तो वो टर्मिनल वोल्टेज है. सर्किट में करंट प्रोड्यूस दे दी और फिर नापा जा रहा है उसका वोल्टेज, तो वो जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा उस सेल का? ईएमएफ. आगे डिफरेंस समझ में? ये होता है दोनों में डिफरेंस. अरे एक चीज तो पूछना ही भूल गई, मिटा दिया मैंने. जनरल चीज थी, चलो दोबारा बना देती हूँ. सोच रही थी पूछूंगी और भूल गई पूछना. इधर करंट कहाँ से आ रही थी? यहाँ से ये आई, जस्ट इसके अपोजिट था. यार था, यहाँ से आई आ रही थी, नहीं इसमें आई यहाँ से आ रही थी. मुझे बताओ इस वाले सर्किट में सेल जो है वो चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? इस सर्किट में सेल डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है? और कोई? ऊपर वाले में चार्ज हो रहा है, नीचे वाले में डिस्चार्ज हो रहा है. बैटरी में करंट कहाँ से निकलती है? प्लस से, तो प्लस से ही निकल रही है और जा किस में रही है? नेगेटिव में जा रही है. चार्ज हो रहा है या उल्टा हो रहा है? नेगेटिव से निकल रही है प्लस में जा रही है, तो ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है. यही पूछना था बस मुझे, उल्टा बता रहे थे. अब डालिए लीनियर इंपीडेंस. लीनियर इंपीडेंस लीनियर इंपीडेंस आ जाओ. फॉर्मूला पढ़ा है, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर. अगर मैं आर को कांस्टेंट रख दूं तो V और I कैसे चलते हैं? प्रोपोर्शनल चलते हैं. दोनों के बीच में ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन. जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो स्ट्रेट लाइन चलती है, तो स्ट्रेट लाइन चलती है. मैंने बताया था इंपीडेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस तीनों एक ही काम करते हैं. अगर मुझे लीनियर इंपीडेंस पढ़ना है, अगर लीनियर इंपीडेंस पढ़ना है तो लीनियर इंपीडेंस क्या होता है? जब वोल्टेज और करंट के बीच में आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है तो उसको बोलते हैं हम लीनियर इंपीडेंस. लिख दो. द कर्व बिटवीन the curve between voltage and current the curve between voltage and current is a straight line, then it is known as linear impedance. एक और लिख लो लास्ट, फिर खत्म कर रहा हूं. टू वे इंपीडेंस. नेक्स्ट डालो टू वे इंपीडेंस. अब टू वे इंपीडेंस क्या होता है? ये कोई सर्किट है, इसमें इंपीडेंस लग रहा है या रेजिस्टेंस लग रहा है, कुछ भी मान सकते हो. इंपीडेंस लग रहा है, मैंने करंट भेजी ऐसे, ये जा रही है. मैंने फिर क्या करा, बाद में भेजने के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी. करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर इंपीडेंस पर अगर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है तो उस इंपीडेंस को बोला जाता है टू वे इंपीडेंस.
करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर इंपीडेंस की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े तो उस इंपीडेंस को बोलते हैं टू वे इंपीडेंस। यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा, अगर कांस्टेंट नहीं है, अगर इंपीडेंस की वैल्यू चेंज कर देंगे तो कर्व चेंज हो जाएगा आर चेंज करने पर। इंपीडेंस तो यही काम कर रहा है जेड। अगर यहाँ पर इंपीडेंस चेंज कर दूंगी तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, और नहीं मिलती है तो मतलब वो लीनियर इंपीडेंस नहीं है। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो लेकिन इंपीडेंस की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये इंपीडेंस क्या कहलाता है? टू वे इंपीडेंस। लिख दो। On changing the direction of current, on changing the direction of current, कर दो, on changing the direction of current, the value of impedance remain constant. The value of impedance remain constant. The value of impedance remain constant. Then it is known as two-way impedance. Then it is known